में बनेगा एप्पल का मिनी आईफोन सिटी, 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। गैस चोरी के आरोप में रिलायंस बरी, दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हुई सरकार की याचिका। 888 दिन के लिए एफडी में जमा करे पैसा, मिलेगा 9% तक का तगड़ा रिटर्न। नेस्ले और टाटा की होगी तगड़ी भिड़ंत, मसाले के व्यापार में कौन मारेगा बाजी। 3 योजनाओं ने बदला लोगों का जीवन, अटल पेंशन और जीवन ज्योति को 8 साल पूरे। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जल्द ही देश में सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले शहर बेंगलुरु में मिनी आईफोन सिटी बनने जा रहा है। इसके लिए फॉक्सकॉन ने प्रदेश सरकार के साथ लैंड डील पूरी कर ली है। इस फैक्ट्री का काम पूरा होते ही 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। फॉक्सकॉन होन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जानकारी देते हुए कहा है कि बेंगलुरु के रूरल एरिया में 300 एकड़ जमीन खरीदी है, जिसके लिए कंपनी ने 300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रांजैक्शन फॉक्सकॉन की ओर से पेरेंट कंपनी होन हाई प्रिसीजन द्वारा किया गया है और आईफोन मेकर ने बैंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट के देवनहल्ली तालुक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लैंड खरीदी गई है। जानकारी के अनुसार कंपनी अपने सबसे बड़े बाजार चीन से दूर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंस में विविधता लाने के लिए मशहूर है। तो वहीं आपको बता दें, जहां बेंगलुरु के रूरल डिस्ट्रिक्ट में देवनहल्ली तालुक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में लैंड खरीदी गई है और प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ की वजह से फॉक्सकॉन जैसे आईफोन मेकर्स के लिए भारत आईफोन बनाने माकूल जगह दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टमेंट और सेल्स के आधार पर फॉक्सकॉन दिसंबर में पहली ग्लोबल कंपनी बन गई है, जिसे वित्त वर्ष 2022 में किए गए मोबाइल निर्माण के लिए 357.17 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन से जुड़े प्रोत्साहन को मंजूरी मिली है। दरअसल कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए इंसेंटिव क्लेम भी जमा कर दिया है और मार्च में कर्नाटक सरकार ने कहा कि फॉक्सकॉन स्टेट में एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जो 50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। ये घोषणा फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यंग लियू और सीएम बसवराज बोम्मई से मुलाकात के बाद की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट से आज सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्री और उनके पार्टनर्स के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये मामला 1.73 अरब डॉलर मूल्य की गैस चोरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने अपनी याचिका के आरोप लगाया था कि रिलायंस इंडस्ट्री में अपनी पार्टनर कंपनियों के साथ मिलकर के केजी बेसिन में ओएनजीसी के कुएं से गैस चोरी की है। रिलायंस इंडस्ट्री भी इस क्षेत्र में काफी दिनों से है। तो वहीं आपको बता दें, जहां रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर के काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और रिलायंस इंडस्ट्री भी इन क्षेत्रों में ब्रिटेन की बीपी व कनाडा की निको रिसोर्सेस के साथ मिलकर गैस निकालने का काम करती है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम बंबानी ने मामले की सुनवाई करते हुए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के 24 जुलाई 2018 के फैसले को बरकरार रखा है और सिंगापुर की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने इस संबंध में रिलायंस इंडस्ट्री के नेतृत्व वाले कंपनी समूह के पक्ष में फैसला सुनाया था। सरकार ने अपनी याचिका में मध्यस्थता अदालत के फैसले को ही चुनौती दी थी और साथ ही सरकार ने आरोप लगाया था कि ये फैसला लोक नीति पर कुठार रहा
घात है। साथ ये कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस फ्रॉड करने और आपराधिक कृत्य करने के बावजूद अच्छा खासा पैसा कमाने पर एक प्रीमियम भी देता है। सरकार ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी पार्टनर कंपनियों ने याचिका दाखिल करने के वक्त तक जितनी गैस निकाली थी उसकी कीमत 1.73 अरब डॉलर हो गई थी, जिसके बावजूद माइग्रेट हुए गैस कुएं से कंपनी का प्रोडक्शन अब भी जारी है। साल 2014 में सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। अपनी याचिका में कंपनी ने कहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उसके गैस ब्लॉक से गैस का प्रोडक्शन किया है। ओएनजीसी का ये गैस ब्लॉक गोदावरी पीएमएल और KG-DWN 98/2 रिलायंस के गैस ब्लॉक के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश भर में सरकारी बैंक से लेकर के प्राइवेट बैंक तक सभी ने अपनी एफडी सेविंग स्कीम पर बेहतर रिटर्न देना शुरू कर दिया है। हालांकि अप्रैल में जब भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया, तब अधिकतर बैंकों ने भी एफडी की ब्याज दरें पहले जैसी रखी हैं। हालांकि अभी कई बैंक एफडी पर जबरदस्त ब्याज ऑफर कर रहे हैं, जैसे इस बैंक में 888 दिन की जमा पर 9% तक का रिटर्न मिल रहा हो। आमतौर पर स्मॉल फाइनेंस बैंक सरकारी या प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक से बेहतर ब्याज ऑफर करते हैं। 888 दिन की एफडी पर 9% का ब्याज देने वाला बैंक भी स्मॉल फाइनेंस सेक्टर का ही है और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक 888 दिन की एफडी पर सामान्य लोगों को 8.5% का ब्याज दे रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को बैंक 9% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। ये देश में बाकी कई बैंक की एफडी पर मिल रहे ब्याज से बेहतर रिटर्न है, जबकि अधिकतर बैंक 8.1% का ही ब्याज देते हैं। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी में डिपॉजिट करने का एक्स्ट्रा फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। इन एफडी पर ब्याज हर तिमाही में क्रेडिट होगा, जो एफडी की वैल्यू में जुड़ता जाएगा और इस तरह चक्रवृद्धि ब्याज की बदौलत सामान्य लोगों को एफडी पर 8.77% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 9.31% होगा और इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की मासिक, त्रैमासिक और इससे अधिक अवधि की लगभग सभी एफडी पर कंपाउंड बेनिफिट मिलता है और निवेशक चाहे तो मासिक ब्याज भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं। वहीं बैंक के साथ 5 लाख रुपए तक की जमा पर रिजर्व बैंक की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से बीमा सुरक्षा भी मिलती है। चिंग्स सीक्रेट मसालों के लिए नेस्ले की अब सीधी टक्कर टाटा कंज्यूमर से शुरू हो गई है। वैसे इस रेस में द क्राफ्ट हेंज और आईटीसी कंपनी अभी भी बनी हुई है, लेकिन जानकारों का कहना है कि चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स को खरीदने के लिए नेस्ले और टाटा के बीच जंग काफी दिलचस्प होने जा रही है। जहां नेस्ले ऑल कैश ऑफर पर काम कर रहा है, वहीं हिंज 75% अधिग्रहण और बाकी पब्लिक करने की बात पर विचार कर रहा है। टाटा ग्रुप की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कैपिटल फूड्स के शेयर होल्डर्स ने पिछले साल ही कंपनी को बेचने का मन बना लिया था। इन्वस ग्रुप की 40% हिस्सेदारी है, वहीं जर्नल अटलांटिक की हिस्सेदारी 35% और कैपिटल फूड्स के फाउंडर चेयरमैन अजय गुप्ता कर हिस्सेदारी 25% है। गोल्डमैन सैक्स कंपनी को 500 से 800 मिलियन डॉलर की वैल्यू दी है, जो इसकी सेल को लेकर के सारी चीजें मैनेज कर रहा है। कंपनी को खरीदने के लिए नॉर्वे की ओर्क कला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, निसीन फूड्स और जनरल मिल समेत करीब 1 दर्जन ग्लोबल और लोकल कंपनियों से संपर्क किया गया था और हाल ही में नॉन बाइंडिंग बिड पेश करने के बाद 3 टॉप दावेदार बनकर उभरे हैं। एटी की रिपोर्ट्स के अनुसार
सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि नेस्ले एक ऑल कैश ऑफर पर काम कर रही है, जबकि क्राफ्ट जैसे कुछ अन्य लोगों ने कंपनी के 75% तक अधिग्रहण करने और इसे पब्लिक करने का सुझाव दिया हुआ है। जहां जर्नल अटलांटिक पूरी तरह से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है, वहीं इनवस और गुप्ता टेबल पर मौजूद ऑफर्स के बेस पर फ्यूचर वैल्यू में इजाफे के लिए बने रहने के लिए तैयार है। इस मामले में अजय गुप्ता ने ईटी को कहा है कि बाजार की अटकलों और अफवाहों का जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन कैपिटल फूड्स के ब्रांड चिंग्स और स्मिथ एंड जोन्स पूरे भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। हम निवेशकों से व्यापार में निवेश करने के लिए संपर्क कर रहे हैं। जीए इनवस ग्रुप की ओर से कोई बयान नहीं आया है। तेल कंपनियों ने बुधवार सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम अपडेट कर दिए हैं। बुधवार को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की दरें लगभग एक साल से काफी हद तक स्थिर हैं। आपको बता दें कि तेल की कीमतों में आखिरी संशोधन पिछले साल 21 मई 2022 को किया गया था और दिल्ली में ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 96.72% देना पड़ता है। और वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल 89.62 रुपए का मिलता है। मुंबई में अगर पेट्रोल के दाम की बात की जाए तो 106.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर पर बने हुए हैं। भारत में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी तेल विपणन कंपनियां दैनिक आधार पर ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की दरों पर विचार करके किया जाता है। कीमतें चाहे नई हो या उसमें कोई बदलाव ना हुआ हो, हर दिन सुबह 6 बजे घोषित की जाती है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की दरें राज्य दर राज्य भिन्न होती हैं। यह मूल्य वर्धित कर, मॉल ढुलाई शुल्क, स्थानीय कर आदि जैसे फैक्टर्स के कारण आता है। मोबाइल से एसएमएस के जरिए आप बड़ी आसानी से पेट्रोल और डीजल के दाम का पता भी लगा सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार इसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से RSP स्पेस डीलर कोड लिख करके 92249 पर SMS करना होगा। आज ही के दिन 8 साल पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंचित लोगों के लिए 3 जन सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। इन्हीं योजनाओं की 8वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इन योजनाओं का उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, जिससे उनकी वित्तीय हालत में सुधार हो सके। इन 3 योजनाओं के नाम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना है, जिन्हें 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई 3 योजनाएं नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। यह अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता को पहचानती हैं। इन योजनाओं का मकसद देश के असंगठित वर्ग के लोग वित्तीय रूप से सुरक्षित रखना है। इसके लिए सरकार ने 2 बीमा योजनाएं PMJJBY और PMSBY की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, सरकार ने वृद्धावस्था में वित्तीय अत्यावश्यकताओं को कवर करने के लिए APY को भी लॉन्च किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जन सुरक्षा योजना की 8वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2023 तक इन तीनों योजनाओं से देश के 55.6 करोड़ लोग लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 16.2 करोड़ लोग PMJJBY, 34.2 करोड़ लोग PMSBY और 5.2 करोड़ लोग APY के तहत नामांकित हैं।
पीएमजेजेबीवाई योजना पर वित्त मंत्री ने कहा है कि इस योजना ने 6.64 लाख परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिन्होंने 13,209 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त किए हैं। तो वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमएसबीवाई योजना के तहत 1.15 लाख से अधिक परिवारों को 2,302 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं। निर्मला सीतारमण का कहना है कि इन दोनों योजनाओं के लिए दावा प्रक्रिया के सरलीकरण के परिणाम स्वरूप दावों का तेजी से निपटान हुआ है और इस योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष है और उनका बैंक या डाकघर में खाता है और जो इस योजना में शामिल होने या प्रीमियम के ऑटो डेबिट को सक्षम करने की सहमति दी है। फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए अपने 2023-24 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को वैश्विक मांग के साथ उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों से विपरीत परिस्थितियों का हवाला देते हुए 6.2% से घटा करके 6% तक कर दिया है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था 2024-25 तक 6.9% की अनुमानित दर के बजाय 6.7% रह सकती है। रेटिंग फर्म फिच ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबीबी पर भारत की लॉन्ग टर्म विदेशी मुद्रा जारीकर्ता की डिफॉल्ट रेटिंग की फिर से पुष्टि की है और BBB ये दर्शाता है कि डिफॉल्ट जोखिम की अपेक्षाएं वर्तमान में कम है और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भुगतान क्षमता को पर्याप्त है। फिच ने भारत की लचीली निवेश संभावनाओं को प्रभावित होकर कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ते सॉवरेन में से एक होगा। हालांकि फर्म ने यह भी कहा है कि इस वर्ष की वृद्धि 2022-23 में अपेक्षित 7% की तुलना में धीमी होगी और रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ी हैं क्योंकि पिछले साल कुछ सालों में निजी क्षेत्र में कॉरपोरेट और बैंक बैलेंस शीट में सुधार के कारण मजबूत निवेश हुआ है। हालांकि फिच ने कहा है कि देश की कम श्रम शक्ति भागीदारी दर और असमान सुधार कार्यान्वयन रिकॉर्ड के कारण अभी भी जोखिम बना हुआ है। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक देश का चालू खाता घाटा दिसंबर 2022 में जीडीपी के 3.3% से घट करके 2.3% कर दिया गया है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की मानी जाए तो भारत का चालू खाता और घट करके इस साल 1.9% हो सकता है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार से उम्मीद जताते हुए कहा है कि 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पिछले साल के 6.4% से पूरा कर लेगी। वहीं राज्यों का घाटा 2022-23 में अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 2.7% से बढ़ करके 2.8% होने की संभावना है। रिपोर्ट ने फिच में कहा है कि केंद्र के लिए 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि वित्त वर्ष 6% विकास दर की उम्मीद भी जताई जा रही है और इसके लिए अगले 2 वर्षों में सालाना 0.7% अंकों के त्वरित समेकन की आवश्यकता है। मैनकाइंड फार्मा का शेयर मंगलवार को एनएसई और एनएसई पर लिस्ट हुआ है। फार्मा कंपनी का शेयर अपने इशू प्राइस 1080 रुपए प्रति शेयर के मुकाबले 20% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 2023 में अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इशू था। बीएसई और मैनकाइंड फार्मा का शेयर 20.37% के ऊपर 1300 रुपए पर लिस्ट हुआ है, तो वहीं एनएसई पर शेयर 1300 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ है।
लिस्टिंग के समय कंपनी की वैल्यू 54,816.52 करोड़ रुपए थी। और आपको बता दें कि मैनकाइंड फार्मा का जो शेयर है वो एनएसई पर 27.13% की बढ़त के साथ 1,374 रुपए पर कारोबार कर रहा था। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ इस साल का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इशू है। वहीं ग्लैंड फार्मा के बाद किसी भी फार्मा की ओर से पेश किया गया है। ये सबसे बड़ा आईपीओ है जिसका साइज 6,480 करोड़ रुपए था। और मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल था जिसमें करीब 4,58,444 शेयरों की बिक्री प्रमोटर और निवेशकों की ओर से की गई थी। इसका प्राइस बैंड 1,026 रुपए से लेकर के 1,080 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। इस आईपीओ का एक लॉट 13 शेयरों का था। मैनकाइंड फार्मा के मुताबिक वो सेल्स के हिसाब से देश की चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है। कंपनी का कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है। कंपनी 25 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का संचालन करती है और कंपनी के पास 600 वैज्ञानिकों की पूरी टीम है और रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर्स। कंपनी का मुनाफा दिसंबर 2022 के 9 महीने में 996.4 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान कंपनी की आय 10% की बढ़त के साथ 6,697 करोड़ रुपए रही है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने फाइनेंशियल सेक्टर में कदम रखते ही धमाल मचा दिया है। कंपनी की ओर से शुरू किए गए हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स कलेक्शन के पहले 4 दिन में ही $990 मिलियन की राशि डिपॉजिट हो गई है। और अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि सेविंग अकाउंट शुरू होने के पहले ही दिन 400 मिलियन की बड़ी राशि जमा हो गई थी। सेवा शुरू होने के पहले हफ्ते में ही करीब 2,40,000 अकाउंट खुल गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में अकाउंट खुलने के पीछे की वजह आईफोन की दुनिया के हर कोने में पहुंच होना माना जा रहा है। एप्पल के सेविंग अकाउंट पर 4.15% की ब्याज दी जा रही है जो कि अमेरिका के हिसाब से काफी अधिक है। अमेरिका में बैंक सेविंग अकाउंट पर आमतौर पर 0.5% की ब्याज देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये सेविंग अकाउंट एप्पल ने अमेरिकी बैंक गोल्डमैन सैक्स के साथ मिलकर शुरू किया है। हालांकि सेविंग अकाउंट में जमा हुए पैसों पर एप्पल और गोल्डमैन सैक्स की ओर से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है। और एप्पल की ओर से फाइनेंशियली मार्केट में एंट्री ऐसे समय पर ली गई है जब अमेरिका में एक के बाद एक बैंक डूब रही हैं। हाल ही में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के डूबने का मामला सामने आया है जिसका अधिग्रहण जेपी मॉर्गन की ओर से किया गया है। इससे पहले सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक भी डूब चुके हैं और इस कारण से अमेरिकी निवेशकों का जो भरोसा है वो बैंकों पर हिला हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा रहे किसानों से अच्छी खबर सामने आई है। अब किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाली राशि के भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार की कोशिश है कि एक हफ्ते में राशि किसानों को मुहैया कराई जाए। मौजूदा नियम के मुताबिक किसानों की ओर से किए गए किसी भी दावे का 3 हफ्ते के भीतर भुगतान करना होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों की फसल का बीमा करती है जिससे किसी प्राकृतिक आपदा के समय फसल का नुकसान होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। और सरकार का जोर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। मौजूदा समय में किसानों के दावे और सरकार से नुकसान के आंकड़े प्राप्त करने के बाद ही प्रधानमंत्री फसल
बीमा योजना का पैसा किसानों को दिया जाता है। इसके लिए होने वाले सर्वे में काफी समय लग जाता है और किसानों को करीब 1.5 से अधिक महीने बाद भुगतान प्राप्त होता है। इसके साथ ही कई जगहों पर धन की कमी, राज्य सरकारों के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बीमा कंपनियों एवं किसानों के बीच समन्वय भी एक बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना को 2016 में शुरू किया गया था। अब तक 37 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8.31 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला था। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।